मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहला बड़ा सवाल, और हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल पर। तूफ़ानी बारिशों ने शहर कायद में तबाही मचा दी है। कराची समेत सिंध भर के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। गवर्नमेंट के इस इकदाम से आप तबाही का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। पसमानदा इलाकों के साथ साथ पोश एरियाज में भी 5 रोज से पानी खड़ा है, बिजली बंद है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, ताफून फैलने लगा है और सिंध में बल्दियाती निज़ाम खत्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती का फैसला अभी तक नहीं हुआ है और वज़ीर आज़म कराची की बेहतरी के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने रवां हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है तो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कराची की बेहतरी के लिए 10 निकाती प्लान दिया। गवर्नमेंट में आए तो 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज अनाउंस किया। पिछले दिनों कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी। फिर वज़ीर आज़म ने कराची के 3 बड़े मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से शहरियों की, जो कराची के बासी हैं, उनकी दहाई भी आपने सुनी। सवाल ये है, क्या कराची पर बात जुबानी जमा खमा खर्च से आगे बढ़ेगी आपके ख्याल में? देखें दुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस तरीके से कराची का बारिशों में बुरा हाल हुआ, चाहे वो पॉश एरिया हो या कहीं का भी एरिया कराची में, इट इज़ ऑल फ्लडेड और इतना लोगों का नुकसान हुआ है कि देख के रियली अफसोस होता है। और वजह ये है कि कराची में जो सियासी रसाकशी और एडमिनिस्ट्रेटिव रसाकशी की वजह से प्रॉब्लम हुई। आप बताएं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर 28 या 30 अगस्त को रिटायर हुआ है तो उससे पहले एक हफ्ता पहले क्यों नहीं नॉमिनेट कर लिया गया एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में MQM पीपल पार्टी बैठते और सिलेक्ट करके, ताकि अभी को उसका वाली वारिस होता। लाइकवाइज अब जो प्लानिंग की जा रही है, ये प्रॉब्लम ये है हमारे पास ये होता है कि अब हम सब कह रहे हैं कराची का हल निकलेगा, एक हफ्ते के बाद हम सब भूल जाएंगे। जैसे हमेशा होता है, दहशतगर्दी होती है एक दफ़ा मुल्क के अंदर, हम कहते हैं बहुत शोर मचता है और 2 हफ्ते के बाद हम सब भूल जाते हैं। नाउ इज द टाइम के आई विश के प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसाइड किया, शुड कम टू कराची, प्लान लेकर आएँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और उसके बाद हल निकालें। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। इतना लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ, उनके घर का सामान, 50-50 करोड़ रुपए के जो स्टोर थे बड़े बड़े, जो यहाँ पर मशहूर स्टोर से, उनकी पूरा सामान तबाह हो गया, बेसमेंट पानी से भर गया, हर चीज उनकी तबाह हो गई है, लोग रोड पर आ गए हैं। इसके लिए किसी को सोचने की बात है। अभी आज भी ये DHM में और कंटोनमेंट बोर्ड में ये चीजें चल रही हैं। पानी खड़ा है तो बिजली कैसे आएगी? बिजली देंगे तो करंट आने का डर है जी। दैट इज द बेसिक रीजन। और अगर हमें ये पता था बारिशें आने वाली हैं तो हमने 2 हफ्ते पहले क्यों पंप्स का अरेंजमेंट नहीं किया, मशीन लगा के पानी निकालने का? यही तो असल मसला है। बिल्कुल सही। दीज आर द इशू जिसके लिए हमें चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इसका परमानेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकालेंगे और सख्ती से अमल होगा इसके ऊपर। ठीक जी। फैसल हुसैन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो चाहते हैं, उन्होंने बात भी कर दिया कि मुस्तकिल हल होना चाहिए कराची के मसाइल का, लेकिन फैसल हुसैन साहब, ये बात जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़ती नजर आ रही है आपको? अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब का रवैया जो 2 साल का कराची के हवाले से रहा है देखें तो बिल्कुल नहीं आ रही। वो 10 नुकाती एजेंडे जो उनका था, एक नुक्ते पर भी अमल नहीं हुआ। कराची जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले जो कराची में ऐलान किया वो उन्होंने कहा कि मैं बंगालियों को जो है वो नेशनलिटी दूंगा। मैं पूरे कराची के भी 3 करोड़ लोग जो हैं वो हैरतज़दा रह गए कि आप कराची में से आपने वोट क्या लेके दिए थे, और आपका पहला ऐलान ये था कि मैं कराची में बंगालियों को जो है नेशनलिटी दूंगा, उसको भी भूल गए, वो भी नहीं दी। चले इस बात को तो आप छोड़िए। आपका जो बुनियादी सवाल है कि वो इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, कराची में महमूद और रियाज जो है वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए। जो शिकायतें सरजानी टाउन के मकीनों को हैं वही शिकायतें अब जो है वो डिफेंस
डिफेंस के मकीनों को हैं, किसी औरंगी टाउन में कोई आदमी अपनी मोटरसाइकिल को रो रहा है तबाह होने पे, तो डिफेंस में कोई आदमी की जो है प्राडो तबाह हो गई, लियारी में किसी की झोपड़ी तबाह हो गई, तो डिफेंस में किसी का जो है वो महल तबाह हो गया। तो अब ये साहिब इक़्तिदार को और साहिब इख्तियार को ये एक नुकाती एजेंडे पर बैठ के सोचना होगा कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को के लिए कुछ करना है या नहीं करना, क्योंकि अब तो ये बात तय हो गई कि कराची इस तरह नहीं चल सकता। अब इसमें जितने भी क्वार्टर हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं, लेकिन मसला है कि कोई भी इदारा, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या DHA हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो, वो अपने इख्तियारात जो है वो देने को तैयार नहीं है। अगर वज़ीर आज़म वाकई इस शहर से संजीदा हैं, अगर वो पाकिस्तान से संजीदा हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तयशुदा अमर है कि कराची के बगैर जो है वो पाकिस्तान नहीं चल सकता, तो फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े हैं उनको कराची आना होगा और सर जोड़ के बैठना होगा। अब सिर्फ इख्तियारात जो है सिंध गवर्नमेंट को जो है मेयर को नहीं देने, अब DHA को भी इख्तियारात देने होंगे, कंटोनमेंट बोर्ड को भी इख्तियारात देने होंगे, रेलवे को भी देने होंगे, KPT को भी, जितनी भी लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं उनको अपने इख्तियारात जो हैं वो एक अम्ब्रेला में देने होंगे। चेन ऑफ कमांड कायम करनी पड़ेगी। चेन ऑफ कमांड जब तक आप कायम नहीं करेंगे इस तरह कराची नहीं चल सकता। ये बिल्कुल जो है इसमें कोई दो राय नहीं, इस पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं, लेकिन इख्तियारात देने को तैयार नहीं। एक बाइख्तियार मेयर चाहिए जो पूरे शहर का जो है वाली वारिस हो। 25 इदारों से इस शहर को 25 बाप इस शहर को नहीं चला सकते, एक आदमी ये शहर चलाएगा, उसको एक बाइख्तियार मेयर दिया जाए। इसमें अब आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ेगी, सालिस का रोल अदा करना पड़ेगा। अगर आर्मी चीफ मुदाखलत नहीं करेंगे, जिस तरह कराची में अमन कायम करने के लिए फौज ने मुदाखलत की थी, इसी तरह की कोशिशें दोबारा एक दफ़ा आर्मी को करनी पड़ेगी। एक दफ़ा ये बात समझ लेनी चाहिए, सिर्फ कराची तबाह नहीं हो रहा, ये कराची तबाह हो रहा है मतलब ये पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो कराची के हवाले से आप फैसले कर लें, वरना इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। ठीक जी, अयाज खान साहब, सवाल आपका ठीक है कि जो ज़ुबानी जमा खर्ची हो रहा है, आज भी एक इजलास हुआ और उसके बाद मैं शिबली फराज साहब की वो मीडिया टॉक देख रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि भाई पैसे हमने पीपल्स पार्टी को दे दिए तो फिर वो खाए जाएंगे। तो जाहिर है अगर पैसे ही, असल मसला तो पैसों का ही है ना, जब तक आप पैसे नहीं देंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब यही मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि पैसे किसके थ्रू खर्च कराने हैं। तो आमिर आपको अक्सर वो हवाला देते हैं उस इजलास का जिसमें ये फैसला हुआ था कराची में बैठ के कि वहाँ पे ऑपरेशन करना है, और फैसल भी उसका हवाला दे रहे थे इस वक्त। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को अकेले नहीं जाना चाहिए, आर्मी चीफ साहब को भी साथ लेके जाना चाहिए, और उसके बाद जो बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बिलावल साहब को भी बिठाएं उस मीटिंग में, और उसके बाद फैसला करके उठें कि हमने ये करना है। क्योंकि इस तरह तो ज़बानी जमा खर्च होता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहेंगे कि जी मैं ये कराची के मामला हम ठीक कर लेंगे, सिंध गवर्नमेंट कहेगी जी कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें आप पैसे दे दें और वो ठीक हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। कराची के लोग बताते हैं कि इस तरह की बारिश उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, ये लाइफ टाइम में इतनी बारिश उन्होंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की। बिल्कुल ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश के बाद वो मसाइल भी पैदा होते हैं, वो पानी के खड़ा होने का भी समझ आती है, लेकिन 5 दिन बाद पानी इस तरह से खड़ा रहना और पॉश एरियाज में भी खड़ा रहना, ये अकल नहीं मानती, इसकी समझ नहीं आती। तो फिर मुझे मुर्तज़ा वहाब की वो तस्वीर याद आ गई, वो जो दिखा रहे थे लाहौर के हवाले से। क्या 5 दिन लाहौर में किसी इलाके में हमने कभी देखा पानी खड़ा हुआ? उस दौर में भी जबकि वो लक्ष्मी जैसे ज़ेरी इलाके डूब जाया करते थे और लाहौर वाकई आधे के करीब लाहौर डूब जाया करता था, तब भी हमने ये विटनेस नहीं किया कि 5 दिन बाद भी हम देख रहे हो कि पानी खड़ा हो। और कराची जैसा शहर, बिल्कुल ठीक बात है, जो गरीब परवर शहर जिसे कहा जाता था, कि मुल्क में जहां कहीं बेरोजगार किसी को समझ आई वो ट्रेन में बैठता था और कराची पहुंच जाता था और उसको रोजगार मिल जाता था। आज कराची की अगर ये हालत है तो यकीन करें, ये समझिए ये पाकिस्तान की हालत है। तो मेरा ख्याल है अब ये ज़ुबानी जमा खर्च से आगे बढ़ के और एक बिल्कुल सीरियस एफर्ट करने के बाद कराची के मामला देखना पड़ेंगे, वरना फिर अगले साल हम फिर बैठ के ये प्रोग्राम सीरियस एफर्ट की जरूरत है। जी आमिर साहब, नोहा तो हम बड़े दिनों से पढ़ रहे थे और मैं मुसलसल कह रहा था कि कराची में कंटोनमेंट, DHAs, कैंट, KMC, ये सारी जो चीज़ें फैली हुई हैं ना, ये जब तक आप एक जगह पे वसाइल और इख्तियार नहीं करेंगे, जब ये बातचीत भी नहीं शुरू हुई थी, मैं तब से कह रहा था कि कराची जिस तरह फैला हुआ है और जो फैसला हुआ है डीप स्टेट का ने किया है, वो DHAs डूबने से पहले किया था।
ये मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं अब अगली बात करने लगा हूं। फैसला जो हुआ था वो ये हुआ था कि जी यूनुस ढागा को जो सेक्रेटरी फाइनेंस से हटाए गए तो वो रिटायरमेंट ले गए थे, जिनको नौकरी की ख्वाहिश नहीं थी, काम की थी, उस शख्स को लगाया जाए कराची का एडमिनिस्ट्रेटर। और उसने वही शर्त रखी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जो नवाज शरीफ के सामने रखी थी जब सेक्रेटरी वाटर एंड पावर रखा, कि जब गैस चाहिए होगी, जब पैसे चाहिए होंगे तो सब मुहैया करेंगे, कोई बंदा रुकावट नहीं पैदा करेगा तो बिजली आएगी। उनके साथ फवाद हसन फवाद बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब ने ये काम और वो मोजज़े कर दिखाए। इनके साथ सब ने मुलाकातें की, उन्होंने शर्त वही रखी। मुझे चेयरमैन एफबीआर की ऑफर की गई थी रिटायरमेंट के बाद, मैंने नहीं की क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। इस शहर को चलाना है तो सबको बिठा के इख्तियार ले आए, काम कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट 4 दिन से गायब है, उस पर जवाब नहीं दे रही, क्योंकि जो 12 साल में बोया है उसका अगर कोई काटने के लिए आएगा और रिजल्ट पूछेगा इनसे, तो ये सिंध गवर्नमेंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है उस मरहले पे। क्योंकि आज जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, बेशक वो बुरी लगेगी कि अब कंपनसेशन की बात डीएचए के बाद शुरू हुई है। वो जो कराची के गरीब लुट रहे थे कई सालों से, उसके ऊपर किसी ने कंपनसेशन की बात नहीं की, किसी से भी। लेकिन अब 2 दिन से ये बात भी शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है, चलें अमीरों के साथ गरीबों का भी, क्योंकि घर चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, कारोबार अमीर का हो या गरीब का हो, लुटा सबका है। हिस्सा और हौसले साथ दे के इनकी कंपनसेशन। फैसला इसलिए हुआ, डीप स्टेट ने इसलिए किया कि कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, माशी शहर है हमारी, इसलिए अब इंक्रोचमेंट्स हो या कोई हो, लेकिन जिन्होंने ये कराई है, चाहे वो एमक्यूएम है चाहे वो पीपल्स पार्टी है, उन सबको आगे लगना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। क्योंकि जवाब अगर आप, अब फौज चली गई आपकी हिमायत करने के लिए, सैलाब से निकालने के लिए, अभी भी आईएसपीआर के टिकर चल रहे हैं, वो रोड छोड़ रहे हैं, लेकिन फौज इस गंद में नहीं पड़ेगी कि जी सियासतदान हो या उस वक्त के मिलिट्री के जो लोग इस गंद में शामिल थे जिन्होंने कब्जे करवाए, तो उसका अब गंद उठाने के लिए फौज उठाए। नहीं, इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है, शहबाज शरीफ 2 दिन के बाद जा रहे हैं, ओके आप सबको बिठाएं। ये बात जो चूंकि अयाज साहब ने कह दी, मैं दोहरा नहीं रहा कि भाई जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हुए थे, ये माशी इक्तसादी शहर को बचाने के लिए भी एक हो जाएं। अभी आपको सिर्फ ये नहीं है बरसाती पानी, वहां सब कुछ तय हो गया है कि अब ये एक शहर नहीं चल सकता, लिहाजा फैसले अब करने पड़ेंगे और अमल लाना पड़ेगा। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब। मुझे तो दुआ इस वक्त एक वो हिंदी फिल्म का गाने का एक बोल याद आ रहा है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। बात यह है कि हम किसी और पे जितनी मर्ज़ी तनकीद करते रहें, जब हमारे यहाँ ऐसा कल्चर डेवलप हो गया मरात लेने का, यानी एक ऐसी क्लास हमने पैदा कर ली जो मेहनत नहीं करना चाहती जी, वो मरात लेना चाहती है। मुझे ये कहते हुए हो सकता है मेरे बाज़ दोस्त इसमें बुरा महसूस करें, हम ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं, हम अब आर्मी को भी बीच में घसीट लाए हैं, लेकिन हाँ अपने गिरेबान में भी हमें कोई थोड़ा सा अगर झांक लें जी, तो क्या हमारे सहाफ़ियों ने भी मरात के लिए सारा कुछ नहीं किया? उन्होंने भी मरात लेने पे उनका भी जोर ज़्यादा रहा कि मेरे किसी अफसर से ताल्लुक़ बन जाए, मेरे किसी बंदे और से बन रहे, किसी के कहने पे खबर दे दी और उनके साथ ताकि मेरा एक रिलेशनशिप बन जाए और मैं मरात हासिल कर लूँ जी। तो ये अगर ब्यूरोक्रेसी ने भी यही हरबा इस्तेमाल किया है, सब ने यही किया है, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इसमें मुझे आज ये एक बड़ी बेरहमी की बात होगी, मुझे एक इस बात पे खुशी हुई है कि ये जो लोग डिफेंस में और पोश एरियाज़ में, क्लिफ्टन में, लाहौर के अंदर जो डिफेंस में, गुलबर्ग में, मॉडल टाउन में आप जैसे लोग और अयाज खान जैसे साहिब हैसियत लोग रहते हैं, उनको ये पता चला कि जनाब ड्राइंग रूम में पानी आ जाए ना तो बड़ी महंगी पेंटिंग रखी होती है, तो वो ज़ाया हो गई। जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि कब मेरी गाड़ी तबाह हो गई। और ये वो लोग हैं, ये वो क्लास है जिनके बच्चे जब बारिशें होती थी, ये कम से कम लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मम्मी डैडी बच्चे जो है ना उनका स्टाइल ही और होता था। बारिशें आई, उन्होंने कहा ओ व्हाट अ ग्रेट वेदर, चलें बाहर निकलते हैं, और बड़ी गाड़ियों में निकले और तेज चला के और मोटरसाइकिल वाले भीग रहे और दूसरे भीग रहे हैं। ये वो बेरारो तबका था। आज उनको एहसास हुआ 4 दिन बिजली ना आए तो क्या होता है, घरों के अंदर पानी चला जाए, फर्नीचर तबाह हो जाए तो क्या होता है।
उनके सामने जब लोगों की बस्तियां गिराई जा रही थी क्रेनों के जरिए, तो उस वक्त बड़े हंस हंस के कहते थे ये तो नाजायज तजावजात है, ये हुकूमत की जमीन है। भी हुकूमत की जमीन है, आपके बाप की तो नहीं है ना। सही हो गया। जो लोग सरकारी अफसर बैठे हुए थे, अब मतरूका अमलाक से निकाले ना किसने कितने कितने कब्जे किए हुए हैं। लोगों ने खुद तजावजात गिराई हैं ये बारिश के दौरान, कराची के लोगों ने, जब ये और पॉश एरियाज में नहीं गिराई। खान साहब, जब मौजूदा कैबिनेट, मौजूदा हुकूमत ने संभाला इक़्तिदार, तो आपको याद होगा सबसे पहले उन्होंने अराजी का रिकॉर्ड निकाला और मतरूका अमलाक के बताया कि जो हमें रिकॉर्ड बनाया जाए। ये सब जमीनों की लूट मार का सारा चक्कर है। बगैर मेहनत के अमीर हुए जो लोग होते हैं, उनको मुल्क का कोई एहसास नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कराची ने ठीक नहीं होना ना, अब होगा ये मेरी लिख ले बात। जी इलियास साहब। देखें जी, इसके बारे में तो पहले सबसे था कि प्रेडिक्शन थी कि महकमा मौसमियात को बारिशें होंगी और खूब होंगी, इसके लिए इनको तैयारी करनी चाहिए थी। फेडरल गवर्नमेंट किधर थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए था अलर्ट करना। ये जो तमाम सूरत हाल है, बैठ के कमरों में इजलास करने से और इस तरह ज़मानी जमा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अमली तौर पर नहीं किया गया, इन सबको पता था, आज नहीं था, पहले पता था कि जो सूरत हाल है कि किस तरह जो डेवलपमेंट करनी है कराची में, जो हो रहा है निकासी का बुरा सिचुएशन है कि पानी नहीं निकलता उधर। तो इनको ये सूरत हाल पहले सोच समझ के करनी चाहिए थी कि डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हमने स्कीमें भेजी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की। वो जो सूरत हाल है, इस तमाम सूरत हाल को देखना चाहिए। अब जो उसके बाद जो है कि जो इसके अब असरात जो आएंगे, देखें माशी शारग है मुल्क की, इसमें देखें तमाम जो बिजनेसेस हैं वो बंद हुए हैं इस वक्त। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है हमारी सारी उधर से बंद हुई है। इसके अलावा जो असरात जो आएंगे कारोबारी तमाम मराकज़ बंद हैं इस वक्त। देखिए बैंक्स बंद हैं, जो भी बड़े लेन देन काम हैं उसके असरात अब आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे लोगों के जो सूरत हाल देखे, ये नहीं देखे कि DHA के उसके कंटोनमेंट के और जो दूसरे जो जो दूसरे इलाके थे जहाँ गरीब आबादी रहती है उधर के भी हालात देखें कि उधर किस तरह लोग किस तरह कर रहे हैं। उनके फर्नीचर ख़राब हो गए, खाने पीने को नहीं है, बुरे हाल है, चीख रहे हैं लोग। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी तमाम जो है जमा खर्च की बजाय अमली तौर पर काम करें और जो इजलास करें, बजाय प्राइम मिनिस्टर को तो सब लोग अब चीख रहे हैं कि उधर जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए, उधर बल्कि बैठ जाना चाहिए जाके, ताकि मसले हल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके जाएं। और आर्मी तो इस वक्त लगी हुई है, कर रही है, दूसरे भी जाके देखें मशीनरी काम करे। नहीं करेंगे तो इसके बड़े असरात नेगेटिव आएंगे, मुल्क की इकोनॉमी पर भी आएंगे, लोगों पर भी आएंगे, सोशली और पॉलिटिकली। तो आपको देखें वो सारा सिस्टम तबाह है। कोई जमात इस वक्त ओन करने के लिए तैयार ही नहीं कराची को। बिल्कुल जी, जुबान खर्च से आगे बढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि इसके सिवा अब कोई चारा नहीं जो इस वक्त कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्या नवाज शरीफ वादे के मुताबिक वापस आएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कल का दिन शरीफ खानदान और नैब के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कल इस्लामाबाद में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने कल अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया और 7 लीगी कारकुनों को भी उन्होंने पहुंचने की हिदायत की है। चूंकि नवाज शरीफ साहब लंदन में ज़ेर इलाज हैं, उनकी जानिब से अदालत में हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई और यकीन दहानी कराई गई है कि डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से ये यकीन दहानी कराई गई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि डॉक्टर की इजाज़त के बाद पहली फ्लाइट से वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, सवाल ये है क्या नवाज शरीफ साहब वादे के मुताबिक वापस आएंगे? आपने मुझे कायद के बारे में सवाल पूछ लिया। वो वादे के मुताबिक तो नहीं आएंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक आएंगे। वो जब देखेंगे कि उनका आना ज़रूरी हो गया, हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकी ज़रूरत है, फिर वो ज़रूर आ जाएंगे। वरना जाहिर है डॉक्टर्स इजाज़त कहाँ दिया करते हैं, मरीज़ जब तक खुद ना जाना चाहे डॉक्टर की इजाज़त की ज़रूरत कहाँ पड़ती है।
मरीज़ अगर ख़ुद कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन जब आपने नहीं आना होता और अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आना होता है तो फिर ये आप शर्त लगाते हैं कि डॉक्टर इजाज़त देंगे, सेहतियाब हो जाऊँगा, उसके बाद पहली फ़्लाइट से आ जाऊँगा। अब वो दिन आप इंतज़ार करें कि पहले वो अल्लाह के फजल से सेहतियाब हो जाएं, उसके बाद उनको डॉक्टर्स इजाज़त दे दें, फिर को पहली फ़्लाइट पकड़ के वो यकीनन आ जाएंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। जी आमिर साहब, वो ना पिछले सवाल में एक बात मज़े की रह गई थी, क्योंकि वो ऐवान सदर से टॉप हिल से एक मुतालबा हो रहा है लोगों का कि जनाब पिछले साल जब वो आप सदर पाकिस्तान नहीं थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी वफाक और सिंध में, तो आप कश्तियाँ चलाया करते थे पानी में। तो वो लोग याद कर रहे हैं आरिफ अलवी को कि हुजूर ज़रा तशरीफ़ लाएं ताकि आप भी सामना कर लें। अब तो आपके जहाँ से वोट लेके आप MNA बनते थे वहाँ भी पानी घुस गया, बाकी तो दूसरे इलाकों में जाके ये ड्रामे बनाया करते थे ना कि जी कश्तियाँ चला रहे हैं। तो अब निकले नहीं दौरे पे, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब तो प्लान कर रहे हैं और सदर साहब जो फारिग बैठे निकल नहीं रहे। अब मरियम नवाज़ आएंगी, ज़ाहिरा वर्कर आ जाएंगे, और नवाज शरीफ क्यों आएंगे, वो इलाज करा रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अयाज खान साहब ने डिटेल भी बता दी और उन्होंने ये कह दिया है कि जब मुझे डॉक्टर इजाज़त देंगे उसके बाद मैं पहली फ़्लाइट पे आ जाऊँगा। तो जब इजाज़त देंगे तो वो मरहला आएगा। फ़िलहाल तो उन्होंने इल्तवा मांगा है कि मैं आ नहीं सकता, मेरे केस या तो आप आगे कर दें या मेरे नुमाइंदों के ज़रिए मुझे लड़ने की इजाज़त दे दें। तो वो हाई कोर्ट ने फ़ैसला करना है, और जो असल फ़ैसला होना है वो होना है वो जो जज साहब की वीडियो जिसकी फॉरेंसिक तस्दीक नहीं कर रहा था हमारा हाई कमीशन लंदन में, जिसने अब तस्दीक कर दी है, जब वो एविडेंस आएगा तो जो जज साहब तो अपने किनारे पे पहुंच गए हैं, अब इस केस को भी किनारे पे पहुंचना है, उस पर फैसला हाई कोर्ट करेगी। जी फैसल साहब, जिसने भी ये सवाल बनाया ना वो बहुत ही शरारती है। अगर आपने बनाया तो आपने ही बड़ी शरारत की है वैसे, कि वादे के मुताबिक आएंगे। इससे पहले उन्होंने कौन सा जो है वो वादा पूरा किया है? वो तो आपके के ख्याल में वो क्या गए वापस आने के लिए गए थे, लेकिन जिन डॉक्टरों के मशवरे पर और जिन डॉक्टरों की मंजूरी से साबित हुआ था कि वाकई इतने बीमार हैं, उन्हीं डॉक्टरों का जो है वो दोबारा जो है वो जो है ना पैनल बनाया जाए और उन्हीं डॉक्टरों से जो है वो दोबारा राय ली जाए कि इनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इस बात से कतई नज़र, लेकिन एक इखलाकियात भी होती है। आप पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म और हाकिम बनना चाहते हैं, तो ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या ये आपके ये शायान क्या पाकिस्तान में चौथी बार कहा उन्होंने? जी जी चौथी बार कह रहे हैं, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं, इन्होंने कहा दोबारा नहीं, तो चौथी नहीं, वो दोबारा उस सेंस में नहीं। ठीक है फैसल साहब, हम तो इनकी नस्लों के भी हमने गुलाम बनना है, हमने जो नए सफदर के भी गुलाम बनना है। हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आप परेशान ना हो। हमारी तो नस्लों ने भी इनके खानदान का गुलाम बनना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं जी। होना ही है इस मुल्क में, बहुत सारे वकील है ना बैठ के जंग लड़ेंगे, वो तो दौलत शाह की चूहों की कमी थोड़ी है इस माशरे के अंदर। लड़ रहे हैं, तो जो कानून की अच्छी तैयारी है आप, अच्छी तैयारी है आपकी। जी जी बिल्कुल फैसल साहब, तो आप वो सियासत करते तो उनको खुद भी देखना चाहिए कि यार आप पाकिस्तान अगर नहीं आना चाहते तो आप जिस तरह हम ये बोलते हैं ना कि कराची इस तरह नहीं चल सकता, तो पाकिस्तान भी इस तरह नहीं चल सकता इन लोगों के हाथों। ये अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हमें बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो कानून के रिट को भी जो है वो कायम करना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल माफिया हैं, जिन्होंने जो कब्जा माफिया से उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके पूरे पाकिस्तान की कौम को 22 करोड़ लोगों को यलगमाल बनाया हुआ है, इनसे भी तो जान छुड़ाने की ज़रूरत है ना। ये लैंड माफिया तो कितने 200-500 लोगों की जगहों पे कब्जा करती है, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान पे 22 करोड़ लोगों पर जो नस्लें हमारी आने वाली हैं उन पर भी इन्होंने जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है, तो इनसे हमारी जान कैसे छूटेगी? ठीक है जी लतीफ़ चौधरी साहब। मैं इसमें तो पहली बात तो जनाब अपने फैसल साहब की बात को कहूँगा कि कब्ज़ा ग्रुप तो थोड़ा सा होता है लैंड माफिया, इन्हें यकीनन इल्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए कि कब्ज़ा ग्रुप ये क़याम पाकिस्तान से चला आ रहा है। सब हुक्मरानों सबसे बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये बिल्डर उनके लैपालक बच्चे हैं। आप इस चीज़ को जहन में रखें। पूरे पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के वक़्त ही कब्ज़ों का आगाज़ हो गया था। मेरा ख़्याल है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ सरकारी अराज़ी पे कब्ज़ा किया वो बहुत बेहतर जानते होंगे। बाकी रहेगी नवाज शरीफ की आने की बात, तो उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसमें हमें सर खपाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमने को लेके आना है, सही, जिन्होंने लाना है तो वो अपना जोर लगा लें, जिसने आना है
वो अपना जोर लगा रहे, हमारा ये या यहाँ साहब लगा ले अपना ये जोर, या राणा साहब लगा ले, हमारा तो लेना देना गुलामी रहना है इनको। साहब हमने भिजवाने में बड़ा जोर लगाया था, हमारी तरफ से जब ना आए तब भी हम यही अपनी नौकरी करके कमा रहे हैं, हमने तो किसी से कोई मुफाद नहीं लेना, कोई चीज नहीं लेनी। चौधरी साहब के वो बयान भी निकाले जब जाने से पहले दे रहे थे, उस वक्त तो पूरी कुव्वत से उनको भेजने के चक्कर में लगे हुए थे। लतीफ चौधरी साहब, आप भेजना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब को, आप वापस भी लाने में लगे हुए थे। आप भेजने में मैं सारा दिन मैं कौन सा लगा हुआ था, आपने कहाँ बताया, और आप उसको रोकने में लगे हुए थे सारी रात और सारा दिन, तो आपसे डर के वो भाग गया, नहीं आ रहा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कोई बात नहीं, फैसल साहब जज्बाती हैं। अगर फैसल साहब अपने नरमी पैदा करे तभी वो आएगा ना। चले ये सारा तो हर वक्त शो के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, वो तो डरता हुआ नहीं आएगा ना आपसे। लतीफ चौधरी साहब, ये डॉक्टर फैसल नहीं है जिनका जिक्र आप कर रहे थे, फिर अयाज साहब ने क्लियर भी किया कुछ वजाहत कर रहा हूं, ये फैसल अयाज साहब ने तो उन्हें क्लियर किया था, जिक्र नहीं किया। ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं जी? दुआ बात यह है कि जो अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो डॉक्टर्स ने, उनकी पॉलिटिकल टीम ने जितनी मेहनत करके उनको बाहर भेजा, वो वापस आने के लिए नहीं गए हैं। एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। हाँ, आएंगे ज़रूर, जब गवर्नमेंट चेंज होगी, रिजीम चेंज होगी तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जाके कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई कि डॉक्टर्स की क्या उनके एलिमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में अपनी मर्जी गए तो चले गए, हुकूमत की मर्जी से भी गए हैं, आएंगे वो अपनी मर्जी से जिस वक्त हालात पॉलिटिकल बेहतर होंगे। लेकिन एक हैरानी है कि आपके पॉलिटिकल लीडर इतने बड़ी पार्टी के, और वो यहाँ पर 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो अब जाके वहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहे हैं। आई थिंक इतने बड़े दिन होने चाहिए कि अगर आप ऐसी बात की है तो वापस आएँ, मुकदमे पेश करें और उसके बाद मूव फॉरवर्ड, ताकि किसी को मौका न, और उनकी पार्टी के लोगों को एतमाद हो कि हमारी लीडरशिप मुश्किल वक्त में हमारे साथ हो। जी इलियास साहब देखिए जी, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आने का तो कहा कि वो पहली फ्लाइट पर अगर उनको डॉक्टर इजाज़त देते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर इजाज़त ही नहीं देंगे उनको, क्योंकि यहाँ कोरोना भी है। जो सूरत हाल देख लें डिफरेंट है कि अगर वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ आके किसी वबा का शिकार हो जाते हैं, तो इस सूरत हाल में तो वो तो कभी नहीं आएंगे। रही बाकी पार्टी को ये ज़िंदा रखने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और इसको कर रहे हैं। और कल भी देख लें पेशी पर जा रही हैं, उनकी बेटी जा रही हैं, कारकुनों को भी मुतहरक किया जा रहा है। तो एक ये पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए जो देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी खामोशी इख्तियार कर ली गई थी, कोई वर्कर नहीं आते थे, तो अब ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है। अब देख लें शहबाज शरीफ साहब की भी पेशी हुई है तो इसमें भी वर्कर आए हैं और हल्ला गुल्ला हुआ है एक। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ऐसे तरह के बयान करने के लिए, वर्करों को गरमाने के लिए और उनको सड़कों पर लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो अब देख लें कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। पहले तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे, अब इंग्लैंड के डॉक्टर हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस तरह की रिपोर्ट देते हैं। वो ज़ाहिर वो कहेंगे कि नहीं सफ़र करें, अगर उन्होंने आना है तो आ जाएं, तो उनको किसने रोका है? तो इधर भी आके इलाज करवा लें। पहले भी तो यहाँ के डॉक्टरों ने भेजा था। नहीं वो इलाज यहाँ नहीं कराते होते, बुरी बात है। चले ठीक हो गया जी। अब नवाज शरीफ साहब वादे के मुताबिक वापस आएंगे या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। यानी नवाज शरीफ साहब जब खुद चाहेंगे वो तब वापस आ सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम तीसरा सवाल रखेंगे कि मुश्किल हालात में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करने का फैसला कितना खुशाइंद है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी और दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि कराची समेत मुल्क भर में बारिश से आवाम पहले ही परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, मुश्किल हालात में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करने का फैसला आपके ख्याल में कितना खुशाइंद है? इसे जितना भी खुशाइंद कहें कम है। बहुत अच्छा फैसला है, शुक्र कि इन हालात में ऐसा फ़ैसला वज़ीर आज़म ने कर लिया, वरना वो जिन एडवाइज़रों के चक्कर में फंस गए हैं वो वज़ीर आज़म से शायद फ़ैसला दूसरा ही कराते। बहरहाल जिसने भी मत दी अच्छी दी और इन हालात में ऐसा होना चाहिए था, बल्कि कुछ और कम कर सकें तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 30-35 रुपये टैक्स ले रहे हैं, कुछ कम कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी इलियास साहब। बिल्कुल जी, इसमें तो गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया, लेकिन इसको भी देखना चाहिए जो पास ऑन कर रहे हैं इस वक्त लोगों पर टैक्स,
वो 35 से 40 रुपए दे रहा है हर बंदा टैक्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए था इस टाइम रिलीफ देते, इकॉनमी अगर चलानी है तो लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि पहले लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए फैसला तो ठीक है लेकिन मजीद कम कर दे तो बेहतर। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल ये है कि हम इसको ठीक कह लें, लेकिन असल मसला ये है कि एक तो जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, बिजली है, गैस है और पेट्रोल हैं, इनका सालाना बजट में तयन किया जाए। अगर आपने ये चीज़ें सालाना बजट में नहीं रखनी तो फिर किस चीज़ का बजट पेश करते हैं? लोगों पे टैक्स लगाने का। इस वक्त हालत ये है कि जीएसटी पेश लगाते हैं और उसके साथ एक प्रोवेंशियल जीएसटी भी अलग लगा हुआ है जी। हर जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगती है वो कंज्यूमर में डाल देता है, जीएसटी रिटेलर पे लगा होता है वो भी कंज्यूमर पे डाल देता है। तो इन चीज़ों पे करें। चीनी कहाँ पहुँच गई, आप ये सब्सिडी उनसे तो वापस ले लें, ये भी आपका अच्छा फैसला, मजीद अच्छे फैसले करें। जी अयाज खान साहब, इसको कहते हैं दूध में महंगे डालना। वो एक फैसला अच्छा कर ही लिया यार। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब दूध होगा, प्राइम मिनिस्टर महंगे करने जोगा भी कोई नहीं बचा भूखी। सही सब वो प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक अच्छा फैसला कर ही लिया है यार, उनको हौसला दें कि इस तरह के और फैसले करें, वो उनकी बड़ी मेहरबानी है। बीमार हैं कोई जो हौसला देना उनको, आप लोगों को तो जाहिर है कीड़े नजर आएंगे ना, आपको और मतलब अच्छी बात को नजर ही नहीं आनी। वो तो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक बीमार होना तो उनको, मुझे हैरत हुई है यार, आप लोग एक अच्छा फैसला किया और उस पर भी आप लोग तनकीद कर रहे हैं। मेरे कायद ने ये फैसला किया होता है जो कहते थे मैं अपनी जेब से, जाती जेब से दूंगा, उस वक्त आप लोग बड़े खुश हो रहे होते थे। उस बेचारे ने कर लिया तो मान ही नहीं। कि आपके पास पैसे, आपको कोई मसला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे तो दवाई लेने की। आपके पास मैं बता दूं कितने पैसे हैं आपके पास? अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। हम ब्रेक लें आप दोनों। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, बात ये है कि ये एक बहुत दानिशमंदाना फैसला है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पहला इस लिहाज से बहुत अच्छा फैसला किया कि अवाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में परेशान है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, बल्कि आई वुड से कि ये इस तरह के फैसले अब इनको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ों में भी, चाहे वो चीनी की कीमत हो, आटे की कीमत हो या कमोडिटी आइटम्स की और प्राइसेस हो, सब की कीमत करें। अवाम को जितना रिलीफ देंगे उतना इनका ग्राफ बेहतर होगा। ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये साल टिल बजट 2021 ये इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसमें जितना भी अवाम को रिलीज देंगे इनकी हुकूमत के लिए आसानियाँ होंगी और आइंदा आसान हुकूमत चलाएंगे। जी फैसल साहब, देखिए ठीक है, तो फैसला अच्छा है कि वो कीमतें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन मजमूई तौर पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों के जो हिसाब हैं वो जवाब दे चुके हैं। अब अपर मिडिल क्लास का जो आदमी है उससे भी जो है वो अपना जो है वो घर नहीं चल रहा। अब उसके लिए ये भी एक बड़ा ही सानवी मामला हो गया कि पैसे बढ़े नहीं बढ़े, उसको इस बात की भी खुशी नहीं हो पा रही क्योंकि इतनी वो नफसियाती दबाव में और एहसाबी दबाव में एक सख्ते के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है इस महंगाई की वजह से कि अब वो इस चीज़ से मुहावरा हो चुका है कि कीमत बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, घर नहीं चल रहा। तो हुकूमत को अपनी मजमूई पॉलिसी में, अपने मजमूई रवैये में वो सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो इन्होंने कहा था कि जब कोरोना ख़त्म की जो पॉलिसी चल रही थी कारोबार खोलेंगे, कारोबार अब तक हुकूमत नहीं खोल पाई। हुकूमत ने इस हवाले से जो पॉलिसियाँ बनाई हैं वो नतीजा खेस नहीं निकल रही। तो बेरोज़गारी जो है मज़ीद बढ़ रही है। आप कारोबार खोलें, आपकी कारोबार खोलने के हवाले से जो ऐलानात थे वो अभी तक सिर्फ ऐलानात ही हैं, वो नतीजा खेस साबित नहीं हो पा रहे। तो हुकूमत को इस पे फोकस करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजूहत हैं जिसके आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ कारोबार जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि जो है बंद हो गया, ख़त्म हो गया और जो चल रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदिश की तरफ जो है बढ़ रहा है। इसके हवाले से अब तक अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त नहीं करेंगे कभी भी नतीजा नहीं निकलेगा। जी आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा था यार साहब सुन लें फैसल साहब क्या कह रहे हैं। नहीं मैं सुन रहा होता हूँ, सबकी सुन रहा होता हूँ। बिल्कुल जी, सवाल हमारा ये था कि मुश्किल हालात में पेट्रोलियम महंगी ना करने का फैसला कितना खुशाइंद है। मुख्तलिफ राय जो आप एक्सपर्ट्स की जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।